नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद है जहां पर तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो मुद्दे से सबसे ज़्यादा जो है अहम है। सबसे पहला रामचरितमानस पर बढ़ता विवाद और दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है एमएलसी चुनाव के रिजल्ट। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एमएलसी का चुनाव जो है वो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी से इतर जाते हुए भी नजर आ रहा है। अगर रामचरितमानस के विवाद को लेकर के चर्चा करें तो आप इस चर्चा में समझ सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के खेमे के ऊपर जो है ये मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता हुआ नजर आया। बहरहाल चलिए इसी मुद्दे को लेकर के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ ऋतिक जुड़ चुके हैं। ऋतिक से जो है सबसे पहला सवाल ले लेंगे। ऋतिक, किस तरीके से देख रहे हैं रामचरितमानस का विवाद और एमएलसी का चुनाव, दोनों मुद्दे एक साथ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रहार हुआ है वो रामचरितमानस के द्वारा किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी नज़दीक है। मई और अप्रैल में ये चुनाव हो जाएंगे और इसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव की भी चुनाव नज़दीक है। अभी चार शिवपाल ने बड़ा दावा ठोका है कि 2024 के लिए वो मजबूत हो रहे हैं, 2024 का वो ध्यान देख रहे हैं। लेकिन जब एमएलसी चुनाव होता है, उसका रिजल्ट सामने आता है तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 4 सीट हार जाती है। 5 में से 4 सीट जो है बीजेपी के पास होती है, 1 सीट इनको मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि मैनपुरी खतौली जीतने के बाद कहीं ना कहीं जो एक ओवर कॉन्फिडेंस अखिलेश को हो गया था, उसका रिजल्ट सामने आ गया। तो मुझे लगता है कि निकाय चुनाव के पहले पहले अखिलेश को मजबूती लानी पड़ेगी। मजबूत होने के साथ साथ आपको निकाय चुनाव पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये भी आती है कि जो 80 सीटें हैं, आप पूरा ध्यान वहीं केंद्रित कर रहे हैं। आप केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, आप तमाम विपक्ष की पार्टी को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, आप महागठबंधन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप ये भी तो देखिए कि आपका हालत क्या है। आपका एम बाई समीकरण कमजोर हो रहा है। आपके जो एम बाई समीकरण में एक से सेंधमारी हो रही है, मायावती मजबूत नजर आ रही है। ब्राह्मणों का वोट आप कैसे जुटा पाएंगे, शाक्य समाज का वोट आप कैसे जुटा पाएंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव भी हारेंगे और निकाय चुनाव भी। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए, यहाँ पर लोकसभा और तमाम चुनावों की जो चर्चा है वो तो करेंगे ही हम, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के एक बात जो है और एक मुद्दा जो है ऋतिक ने उठाया, उसी सवाल का जवाब यहाँ पर आसिफ से लेने की कोशिश करेंगे। आसिफ, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव के बीच में जो है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की बात भी निकल करके आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव को बहुत लाइटली ले लिया था कि बड़ी आसानी से मिल गई है, अगला चुनाव भी जीत जाएंगे, और यही वजह है कि आज लगातार हार मिल रही है? नहीं, देखिए, एमएलसी चुनाव का इतिहास आप देखेंगे और समझ पाएंगे तो उसी की ज़्यादातर एमएलसी में वो उन्हीं की जीत होती है जिनकी सरकार होती है। चाहे अगर आप 2012-17 से पहले का जिक्र करेंगे तो लगभग जो एमएलसी होते थे वो समाजवादी पार्टी के ही होते थे, इसलिए क्योंकि उनकी सरकार थी। अब अगर हमारा बात, क्योंकि इसमें आप जानते हैं आम लोग वोट कर नहीं सकते हैं। अब सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है। सरकार तो छोड़ दीजिए, डबल इंजन की सरकार है। सांसद भी उनके पास है, एमएलए भी उनके पास है। लाजमी है कि 99% जो चांसेस रहते हैं वो बीजेपी के ही जीतने के होते हैं, तो लाजमी जीतेंगे। फाइट और ओवर कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है वो तब हम देखेंगे जब विधानसभा का चुनाव हो और जनता जिसमें वोट करे। निकाय चुनाव में भी कर सकते हैं, थोड़ी सी लोकसभा चुनाव में भी करेंगे, तो ये जब मसले हो तो करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एमएलसी के चुनाव कहीं भी होते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें सरकार के ज़्यादा ही चांसेस होते हैं जीत के, इसलिए उनकी जीत हुई है। तो इसमें मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का मसला नहीं, क्योंकि अभी देखिए जो है महाराष्ट्र की बात कर ले, वहाँ अभी बीजेपी एमएलसी में हार गई है। तो ये उतना बड़ा चुनाव नहीं जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, निकाय चुनाव, लोक विधानसभा चुनाव आएंगे तब एक बड़ा सवाल आ जाएगा। एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि उत्तर प्रदेश में हम जिस तरीके से देख रहे हैं समीकरण लगातार बिगड़ रहे हैं, कभी बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर रामचरितमानस का कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस मुद्दे की वजह से आगामी समय में होने वाले चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये छवि नहीं थी फिलहाल, पहले की रही होगी खास करके हिंदू मुसलमान की राजनीति, लेकिन कुछ दिन पहले से जो बना है, जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है तब से उनका काम पे फोकस रहा है। सरकार पे भी सवाल उठाते रहे, तो किसानों के मुद्दे या बेरोजगारी या महंगाई, इन चीज़ों को लेकर। लेकिन जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, खैर हालांकि ये तो निंदा है, हालांकि उनको खुद ही शर्म आना चाहिए, मुझे लगता है खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस पर अब फिर से समर्थन करने लगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही लॉस है, क्योंकि खास करके कंट्रोवर्सी में बीजेपी से जीतना इतना आसान तो नहीं है। धन्यवाद आसिफ। देखिए, अगले सवाल की ओर हम बढ़ लेते हैं। हमारे साथ शाहजेब जो है वो जुड़ चुके हैं। शाहजेब से जो है अगला सवाल ले लेते हैं। शाहजेब, रामचरितमानस का विवाद जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है, वो इस वक्त देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के ऊपर। क्या यहाँ पर रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद बढ़ रहा है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है सपा को? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मंडल राजनीति को लाना चाहती है। इस वजह से समाजवादी पार्टी ओबीसी पिछड़ों का मुद्दा उठा रही है, और जो
इस विवाद को कहीं ना कहीं खड़ा किया गया है, ये सुनियोजित तरीके से खड़ा किया गया। क्योंकि आप पहले समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बयान दिया था तो चाचा शिवपाल ने इस पे साफ सीधे तौर पर किनारा कर लिया था। उसके बाद फिर और सपा का भी किनारा कर दिया था। उन्होंने कहा था ये उनका व्यक्तिगत विचार है, इससे सपा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और बैठक होती है, अखिलेश यादव मुलाकात करते हैं चाचा शिवपाल से, राष्ट्रीय महासचिव का पद मिलता है चाचा शिवपाल को। उसके बाद है ना रामचरितमानस के मुद्दे पर जो है पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी, चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव सब एकजुट होकर के जो है अपना पूरा ध्यान जो है रामचरितमानस के ऊपर और अडिग हो जाते हैं कि उस बयान से जो है पीछे नहीं हटना है। यानी कि आप समझिए कि जिस तरीके से कमंडल की राजनीति अभी देश में चल रही है, उस पर अखिलेश यादव मंडल 2 की राजनीति को जो है हावी करने के लिए इस तरीके का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देखिए फायदा तो पहुंचाएगा अखिलेश यादव को, लेकिन नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आखिरी सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, यहाँ पर सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार कई मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिले, लेकिन उस मुद्दे के बीच में जो है, क्या आपको ये लगता है कि वहाँ की राजनीति में अखिलेश यादव जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मैनपुरी में जीत मिल गई है, आगामी समय में जो जीत मिल जाएगी, इसीलिए अब लगातार हार रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस तो हर किसी के चेहरे में है यूपी में। मैं सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं बोलूंगा, इसमें ओपी राजभर भी शामिल हैं, वहीं पल्लवी पटेल भी है जिन्होंने सिरातू से केपी प्रसाद मौर्य को हरा दिया। योगी आदित्यनाथ में भी देखिए कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अब देखिए कि बात आती है हारने पे, तो अखिलेश यादव 2017 से हार रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने इस साल 2022 में जो चुनाव हुए थे उसमें बढ़त की है अपनी, यानी कि पिछले टाइम 2017 में जितनी सीट आई थी उससे उन्होंने 10-15 सीटें ज़्यादा लाई है। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि उनका ग्राफ थोड़ा बढ़ रहा है विधानसभा सीटों में। लेकिन वहीं अगर छोटे चुनाव में आते हैं, उपचुनाव में आते हैं या फिर विधान परिषद के चुनाव में आते हैं, 5 सीटों पर 5 की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई। तो ये जो समीकरण देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पे सपा को मजबूत होने का देखिए थोड़ा सा और दम लगेगा, उसमें मजबूत होना चाहिए और बूथ लेवल तक उनको अपने हर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की जरूरत है, सपा को जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद पीयूष। देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर अगर देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी होकर के उठ रहे हैं वो यही है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट जरूर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार जो उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। जिस मजबूती के साथ वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे थे, कहीं ना कहीं अब वो मजबूती वो खोते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास मुद्दे को सुनने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।